मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का महाकुंभ और आज है फैसले का दिन। जी हाँ, मैं हूं खबर मध्य प्रदेश से भावना जोशी आपके साथ और आप खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं मतगणना का लाइव कवरेज। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप जोशी जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे निकाय चुनाव के बारे में। जो नतीजे सामने आ रहे हैं, किस तरह के नतीजे हैं और क्या कुछ खास इन नतीजों में निकल के आ रहा है? नतीजे भाजपा को उत्साहित करने वाले हैं निश्चित रूप से, और कुछ नगर निगम में जो नतीजे शुरुआती जो रुझान हैं वो जो भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने वाले भी थे। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 16 नगर निगम मध्य प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का सीधा कब्जा रहा है। और इंदौर जैसे नगर निगम की बात करें या भोपाल की बात करें या जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर कई टर्न हो चुके हैं और कांग्रेस मतलब करीब 2 दशक से हाशिए पर थी। और इन्हीं नगर निगम के में जो ताजे ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं तो कांग्रेस बहुत अच्छे मुकाबले की ओर लौटती हुई दिख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और संगठन विचार कर भी रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कारण इसके पीछे सीधे सीधे कार्यकर्ताओं की उदासीनता है, और वो कार्यकर्ता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे ने देव दुर्लभ कार्यकर्ता का नाम दिया था। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की उदासीनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है, क्योंकि अगर एक भी नगर निगम कांग्रेस के हाथ में जाती है तो वो नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का माना जाएगा। और कांग्रेस के पास चूंकि खोने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने तो जो भी हासिल किया वो उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। जी, बात करूं अगर मैं इंदौर की, तो यहाँ पर पार्षदों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। निश्चित, जहां अगर हम बात करें कि भाजपा एक तरफा जीतती हुई नजर आती थी, वहां अब ये दिख नहीं रहा है कहीं कुछ। तो ये क्यों ऐसा कि भाजपा से पार्षद जो है, क्या उनको टिकट ना मिलने की वजह है? इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि टिकट वितरण के समय से लेके अब तक में जो कार्यकर्ताओं की का रोष जाहिर हुआ है या उनकी नाराजगी जाहिर हुई है, या वो कहीं उदासीन होकर घर में बैठे और बाद में जब संगठन के बड़े नेताओं को जाकर उनको मनाना पड़ा, तो उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो स्थानीय क्षेत्र हैं, जो विधायक हैं या क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उनकी मनमानी जो है वो हावी रही है। टिकट वितरण के लिए भी वो देखा गया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी आते हैं वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं, उसको संगठन फॉलो करता है, पर यहाँ पर आके वो सारी चीजें वो क्राइटेरिया साइड में रह जाता है। और कई विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है कि जैसे 5 नंबर में जैसे नरूका की हो ये बात करें या दिलीप शर्मा जी की बात करें, या इन लोगों को टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया है कि वो क्राइटेरिया है सब, और 2 नंबर क्षेत्र के अंदर ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता। तो ये कार्यकर्ताओं के मन में कहीं एक ऐसी चीज आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन लिस्ट पार्टी मानी जाती है, अनुशासित पार्टी मानी जाती है, तो क्या यहाँ पर अब ये सब चीजें खत्म हो रही है? क्या वो कांग्रेस की राह पर अग्रसर हो रही है? तो ये बड़ा कारण रहा है। जी, लेकिन मैं महापौर प्रत्याशी की बात करूं, खासतौर पर अगर इंदौर से मैं बात करूं, तो यहाँ पर पुष्यमित्र भार्गव जो है वो भी 14,000 मतों से आगे चल रहे हैं, लीड लेके चल रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा था कि जब संजय शुक्ला का नाम इसमें तय हुआ था कांग्रेस की तरफ से, तब से कहा जा रहा था कि एक पार्टी की टक्कर होगी, या बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कहा जा रहा था कि संजय शुक्ला शायद इस बार लीड ले सकते हैं। तो वैसा दिखाई नहीं दिया कुछ। हाँ, शुरुआती ट्रेंड में तो ये माना जा सकता है। अभी आगे की बात करना तो बहुत जल्दबाजी होगी, पर संजय शुक्ला के लिए भी एक सोचने वाली बात है। संजय शुक्ला ने नो डाउट बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और चुनाव जीते हारे ये तो परिणाम बाद में तय होगा। ये जो वो दिल जीतने का काम संजय शुक्ला ने जरूर किया है, पर संजय शुक्ला चूंकि 1.5 साल पहले से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 1.5 साल में संजय शुक्ला जैसे व्यक्ति को ये चाहिए था कि वो अपना ग्राउंड तो तैयार करते ही उसके साथ 85 वार्डों में से कम 50 वार्डों के अंदर सिंगल नाम जीतने वाला एक पावरफुल नाम वो तय कर देते, और एक आम कार्यकर्ताओं में एक राय बनाने में वो सक्षम थे भी, और उन्हें ये काम करना भी था। पर कहीं ना कहीं उनसे भी ये चूक हुई है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र एक उनका गृह क्षेत्र है जहां से वो विधायक है। वहां से अगर शुरुआती लीड पुष्यमित्र भार्गव को मिल रही है, हम बात 4 नंबर की या 2 नंबर की नहीं करेंगे,
क्योंकि ये भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। इसमें कांग्रेस अगर लीड कम कर ले तो भी अपनी उपलब्धि मान सकती है, पर एक नंबर क्षेत्र जहां से वो खुद प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से पुष्यमित्र भार्गव जी को अगर शुरुआती लीड मिल रही है तो ये चिंता तो कांग्रेस के लिए बनती है। जब विधानसभा 1 की आपने बात की है तो विधानसभा 1 में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत भी रहा, 63% मतदान विधानसभा 1 से हुआ। तो जब मतदान के प्रतिशत आए थे तब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये अच्छा प्रतिशत है संजय शुक्ला जी के लिए कि वे अभी इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चुनावी विशेषज्ञ जो है, जो वोटिंग के आधार पर एनालिसिस करते हैं, उनका एनालिसिस यही रहता है कि अधिक मतदान अगर किसी के पक्ष में हुआ है और वो उसका गृह क्षेत्र है, तो कांग्रेस के भी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी यही गणित निकाला था। जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। तो ये बात एक नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो लागू होती है जी, पर जिन क्षेत्रों में पिछड़ रही है, जहां पर कम मतदान हुआ है, राव को भी ले लें अपन या 3 नंबर को ले लें, तो वहां पर भाजपा की ये बात लागू नहीं होती है। जी। और कांग्रेस के स्तर पर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का भी गणित यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आता है कि संजय शुक्ला जी के क्षेत्र में है और मतदान का प्रतिशत ज्यादा हुआ है, तो जो ट्रेंड आ रहे हैं उससे तो ये सारी चीजें बिल्कुल उलट नजर आती है। बात एक चीज और की करते हैं कि हम लोग विकास के नाम पर जो गणेशगंज से कृष्णपुरा पुल तक जो रोड चौड़ीकरण भी हो रहा है, वहां पर व्यापारियों में कहीं रोष नजर आ रहा था, जो कह रहे थे कि इस बार संजय शुक्ला जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, वो तो चीजें कभी लागू नहीं होती है, बहुत उसका रेशो बहुत कम होता है। जी। मैं आपको याद दिलाऊं कि नगर निगम के चुनाव से पहले ये महापौर कैलाश विजयवर्गीय के महापौर कार्यकाल की बात है, तो नेहरू नगर का रोड चौड़ीकरण का मामला था और कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन किया और वो आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक तो वो पूरा इलाका टूट गया। और उसके बाद दूसरा चुनाव जो है वो रमेश मेंदोला जी वो करीब 96,000 वोटों से जीते थे। बिल्कुल। तो अगर तोड़फोड़ से वोट प्रभावित होते तो ना तो वो रमेश मेंदोला जी को इतनी रिकॉर्ड लीड मिलती, ना फिर उसके बाद चुनाव जीते 4 नंबर क्षेत्र के अंदर गणेशगंज, और इसके बाद वाला चुनाव जो है महापौर का चुनाव भी रिकॉर्ड मतों से मालिनी गौर जी ने जीता, वो विधानसभा चुनाव भी उससे पहले उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीता था। तो तोड़फोड़ का कहीं रेशो नहीं होता है, क्योंकि ये वो मसले हैं जिनमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। कई जगह पुराने मकान मालिक हैं, आगे किराएदार है, वो चाह ही रहे हैं कि तोड़ दो आप तो साहब हम फ्रंट पे आ जाए। तो मसले अलग अलग हैं और हर जगह की समस्या अलग है जी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इन चीजों का बहुत लंबा और या व्यापक असर पड़ता हो। एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि 60% वोट जो है वो मुद्दों पर या विकास पर दिए गए हैं, 10% चेहरे के हिसाब से, बाकी 10% और 20% जो है वो पार्टी के हिसाब से। तो यही यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाजपा ने जो पिछले बार महापौर जो रहे हैं उनके नाम पर कई रिकॉर्ड हैं, स्वच्छ इंदौर की बात करें या फिर क्लीन सिटी इंदौर की, ग्रीन सिटी इंदौर की, स्मार्ट सिटी इंदौर की, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं मतदाता ये जो रुझान है इस बात को जस्टिफाई करते नजर आते हैं। हाँ, अगर शुरुआती रुझान का ट्रेंड ये है जी, तो लोगों ने विकास के मुद्दे पर भी दिया, चेहरे पे भी दिया जी, उस चेहरे को भी चुना है उन्होंने। और इसका आप असर अगर देखना है तो हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और वार्डों की स्थितियां देखेंगे जी जी, तो वहां पता चल जाता है कि अगर पुष्यमित्र भार्गव जी को वो मिल रहा है। 3 वार्डों का मैं उदाहरण दूंगा आपको इंदौर के। चंदू शिंदे जी चुनाव लड़े, अलग अलग क्षेत्र बदल के वो चुनाव लड़ते रहे और तमाम विरोध और ये सब दरकिनार करके जी विजयवर्गीय कैंप ने उनको फिर से आगे किया। सामने राजू भदौरिया है और काफी विवाद भी हुए और पुलिस केस भी है और वो अभी फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी गिरफ्तार भी हो गए। वो पीछे चल रहा है, मतलब जनता ने उस चेहरे को नकार दिया है, उस राजनीति को नकार दिया है, और वो जिस स्टाइल की राजनीति है, जिस परंपरा की राजनीति शुरू हुई है, उस परंपरा की राजनीति को भी जनता ने नकार दिया है जी। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए
भारत रघुवंशी, बिल्कुल पार्टी ने इन्हें ये भाजपा में शामिल हुए, कांग्रेस का टिकट इनको मिल चुका था, उसके बाद इन्होंने वॉकओवर दे दिया और भरत पारिक जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। पार्टी ने इन्हें उपकृत करते हुए एल्डरमैन बना दिया, फिर टिकट दे दिया। उनके उस सामान्य वार्ड से अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले युवा कांग्रेस नेता अभिषेक रघुवंशी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं जी। तो ये सबक है, ये जनता जो सिखाना चाहती है कि हम दल बदल की या उपकृत होने वाली राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। तीसरा उदाहरण है पूर्व महापौर मालिनी गौड़ जी के गृह वार्ड का। उनके घरेलू वार्ड में वो सामान्य महिला वर्ग का वार्ड था जी। मालिनी जी ने अपने ही विश्वस्त साथी की पत्नी को उपकृत करते हुए, उसे उपकृत करते हुए मीता राठौड़ को वोट से टिकट दिया। ये बात भी जनता कार्यकर्ताओं को तो पहले हजम नहीं हुई, क्योंकि संगठन का दबाव था, सारे लोग ईमानदारी से लग गए वहां पर जनता को ये बात पसंद नहीं आई। तो वो भी कई राउंड में मीता राठौड़ जी भी पीछे चलती रही। कांग्रेस के मधु बलिका, उनकी पत्नी शिखा बलिका जो है वो कई राउंड में आगे भी आई। तो ये तीन बड़े उदाहरण हैं जो जनता का एक सीधा संदेश है कि आप नया कोई ट्रेंड सेट मत कीजिए, हम ऐसे किसी भी नए ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्ममंथन का और चिंता का सबब तो है। प्रदीप जी, चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से, जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आया। सिर्फ 1-2% वोटों की बात करूं तो ये ही बीजेपी को गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण के अंदर संगठन का कुछ एक अलग सोच है। 8 वार्ड जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं जी, इंदौर। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 85 वार्डों में से एक भी अल्पसंख्यक चेहरे को मौका नहीं दिया जी। जो शुद्ध रूप से मुस्लिम बाहुल्य है, आजाद नगर, खजराना और तोड़ा वाला क्षेत्र है या जूना रिसाला वाला क्षेत्र है, ऐसे इलाकों में भी सामान्य वर्ग से और जो बहुसंख्यक वर्ग से, हिंदू वर्ग से है, उनको मौका दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी में सालों से कई मुस्लिम नेता काम कर रहे हैं और पार्षद भी रहे हैं, उस्मान पटेल रहे हैं, लोग दूसरे और भी पार्षद उनके रहे हैं। तो ये एक संगठन का जो फैसला है वो आश्चर्यचकित है और ये परिणाम आना तय था कि मुस्लिम क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को लीड मिलना ही थी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना था जी। ग्वालियर की अगर बात करें तो वहाँ बिल्कुल परिवर्तन का एक जो चरण है उसके रुझान दिख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे आते हुए दिख रहे हैं। ग्वालियर का तो संगठन में उच्च स्तर पर क्या मंथन होगा, इसके लिए तो शायद भोपाल छोटा क्षेत्र है, इसका मंथन तो दिल्ली में होगा। ग्वालियर की राजनीति इंदौर में हम तो बहुत प्रदेश स्तर की बात कर रही है। ग्वालियर के अंदर नरेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनूप मिश्रा, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका बहुत ही ज्यादा दबदबा भारतीय जनता पार्टी के अंदर बताया जाता, माना जाता है, और एक पार्टी का जो हिंदूवादी चेहरा है जयभान सिंह पवैया, ये इतने लोगों से ये पूरा घिरा हुआ है और राजनीति सूबों में बटी हुई है। टिकट को लेकर काफी जद्दोजहद हुई थी, सबके अपने अपने तर्क थे, अपने अपनी दावे थे। दिल्ली तक इसका चिंतन मंथन चलता रहा, बाद में टिकट तय हुआ। टिकट तय होने के बाद में किसने क्या काम किया, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाजपा प्रत्याशी जो है वो अनूप मिश्रा जी के सामने जाके कह रही है कि मैं चुनाव हार जाऊंगी अगर आप नहीं, तो अनूप मिश्रा जी उनसे कह रहे हैं कि मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं है, मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो शुरुआत की जो राजनीति हुई और उसके बाद टिकट वितरण और फिर एक काम नहीं करना, अनमनापन, और ये सीधे सीधे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला रहा। कई मुद्दे भी बीच में आए हैं, जैसे कि चुनाव के दौरान ही राजस्थान का एक मुद्दा बीच में रहा, महाराष्ट्र का एक मुद्दा बीच में रहा। तो क्या हिंदुओं को जो उठाने की राजनीति भाजपा ने की, क्या उसका भी कहीं ना कहीं ये रुझान परिणाम रहे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो
बीच में जो एक ट्रेंड चला है, या इंदौर में किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट न देना या अल्पसंख्यकों को टिकट कम देना, पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थितियां बनी हैं, तो कहीं वो अपने पुराने ट्रेंड पे लौट रही है, वो हिंदुत्व के चेहरे को आगे रखना चाहती है जी। और ये जो घटनाएं हुई है और सहयोग से ये चुनाव हुए, छोटे चुनाव हुए, छोटे चुनाव के अंदर हिंदुत्व को, राष्ट्रीय मुद्दों को, कश्मीर को, मोदी जी का चेहरा, इसको आगे लेके आना, मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहा था या संगठन को ऐसा लग रहा था कि हमारा कभी विकास का कार्ड नहीं चले, हमारी योजनाओं को अगर लोग तवज्जो ना दें तो शायद हम इसके जरिए फिर से अपने सत्ता पे कायम रह सकते हैं। रुझान सामने आए हैं, पहले रुझान पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव 14,055 वोटों से आगे हैं और तीसरे चरण में भी कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को पीछे छोड़ दिया है। ये तीसरे चरण पे ये रुझान है जहां पर 14,055 वोटों से पुष्यमित्र भार्गव आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान जो है वो लगातार जो है वो भाजपा के प्रत्याशी की तरफ केंद्रित बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पुष्यमित्र भार्गव जी का जब टिकट हुआ तब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी बातें इनकी पार्टी के अंदरूनी स्तर पर शुरू हो गई। पार्टी का एक बड़ा वर्ग था जिनको जो ये कहने में दमदारी से इस बात को कहने में लगा रहा कि पुष्यमित्र भार्गव का पार्टी के प्रति क्या योगदान, या उन्हें आम कार्यकर्ता नहीं पहचानते जी। दूसरा एक वर्ग था जो मतलब शुरुआत में तो पुष्यमित्र भार्गव जी को समझ नहीं आया कि वो चलेंगे से, क्योंकि वो तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने आके मोर्चा संभाला, आखिरी समय तक नेताओं में बिखराव की स्थिति रही और सब कुछ रहा। इन सब के बावजूद, इन सब के से अलग हटा के, सारी अंदरूनी राजनीति को परे रख के आम जनता ने उस चेहरे को अपना माना। एक उनकी सरल सौम्य छवि, उनका बोलने का बहुत एक सॉफ्ट अंदाज, उनका पढ़े लिखा होना, एक अच्छे प्रोफेशन से जुड़ा होना और उस यूथ जो है उन्होंने यूथ को बहुत अट्रैक्ट किया इन बातों ने। तो संजय शुक्ला या पुष्यमित्र जी की बात हम करें तो दोनों में सोशल मीडिया पे जो चल रहा था उसमें यूथ का रुझान भार्गव जी के प्रति देखा जा रहा था। मैं अपनी पीसीआर टीम से निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार ग्वालियर के रुझानों की तरफ नजर डालें। ग्वालियर से एक बड़ा रुझान सामने आया है और ग्वालियर से एक बड़ी खबर भी सामने आई है जहां निगम चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से निवेदन करना चाहूंगी कि वो टीवी स्क्रीन पर जरा ग्वालियर की बढ़त आगे दिखाएं, जहां निगम चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है और महापौर प्रत्याशी कांग्रेस से उन्हें 9,431 मतों से आगे हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी 9,431 मतों से आगे चल रहे हैं। शोभा सिकरवार भाजपा प्रत्याशी सुमन शर्मा पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी को अब तक 75,648 वोट मिले। महापौर पद के लिए कांग्रेस भाजपा सहित आप में भी करीब टक्कर देखी जा रही थी। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रुझान के पास वापस लौटेंगे तो ग्वालियर में जो रुझान आए हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जैसा आपने बताया वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में नेताओं के बीच डिफरेंसेस हैं जी, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। और चूंकि शोभा सिकरवार वहाँ के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बड़े काफी सीनियर लीडर हैं रमेश सिकरवार जी, उनके परिवार से, और परिवार की पृष्ठभूमि काफी विराट है और जड़ें उनकी बड़ी गहरी है, जनता से सीधा जुड़ाव है, तो पहचान का कोई अभाव नहीं है, ना कार्यकर्ताओं की टीम में कोई कमी है। तो टक्कर जिसकी कि इंदौर के अंदर भी हम देखें तो संजय शुक्ला का अपना खुद का ओरा है, खुद की टीम है, खुद के एफर्ट्स वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर वैसा ही स्थिति वहाँ सिकरवार परिवार की है जी। तो ये
भाजपा नेताओं में आपसी मतभेद का जो लाभ उन्होंने उठाया है, बाकी उनकी जमीनी पकड़ जो है वो काफी मजबूत थी, उसका लाभ उनको मिला है। जी, देखा जाए खंडवा और बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी दोनों ही जगहों पर अपना जो सीट है वो दबदबा है वो पूर्ण रख पाई है। हाँ, खंडवा में वरिष्ठ नेता हुकुमचंद यादव जी की बहू, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे अमर यादव की पत्नी है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। चूंकि यादव परिवार का खंडवा में, और हुकुम यादव जी जो हैं वो एक कट्टर हिंदूवादी चेहरा रहा है। जी बिल्कुल। और जो बात के शुरुआत में काफी अच्छा कांग्रेस और वो कर रही थी, बाद के दिनों के अंदर जो घटनाक्रम जो हुए जी, उसने चुनाव को बहुत प्रभावित किया है। कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम, हाँ, वो फिर से अपने पुराने वही हिंदुत्व और इसके ऊपर वो लौट गया वोटिंग। बिल्कुल। बाकी शुरुआत का जो चुनाव था पहले दूसरे चरण तक वो ठीक था, बाकी अंतिम चरण के अंदर बिल्कुल ही वो मुद्दे ही बदल गए, नारे बदल गए जी, तो मतदाताओं की प्राथमिकता भी बदल गई। बिल्कुल। ये इससे ये संदेश जा रहा है जी। एक 22 साल का हम लोग आंकड़ा लेकर देखें तो इंदौर में 22 साल में सिर्फ भाजपा रही है, भाजपा का गढ़ भी कहा गया है, और 2000 के बाद यहाँ पर कांग्रेस से कोई भी जीत नहीं पाया या वो, लेकिन संजय शुक्ला के पास इस बार शायद वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि रुझान से भी लग रहा था, मतलब जब पहले एग्जिट पोल आए थे उनसे भी लग रहा था, या लोगों की जो चर्चाएं थी उनसे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार संजय शुक्ला बढ़त लेते दिखाई देंगे, जो रुझानों में नहीं दिख रही है। थोड़ा सा बस अंतर ये है, हाँ ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि वो दिख नहीं रही है, पर अब तीसरे चरण या चौथे चरण में अगर पिछले मालिनी गौड़ जी का और उनका चुनाव हुआ तो उसमें देखें तो तीसरे चौथे चरण के अंदर ये लीड जो है 35,000 के पार चली गई जी। बिल्कुल। तो उसके मान से कांग्रेस अभी भी उम्मीद रख सकती है, या हार जीत का आंकड़ा जो है ये उस तरीके से कृष्ण मोगे जी और पंकज संघवी जी के बीच में जो चुनाव हुआ था उस पे वैसा आ सकता है कि बहुत कम अंतर हो। बाकी फिर भी जनता ने पुष्यमित्र भार्गव जी को शुरुआत से आशीर्वाद दिया है, ये ट्रेंड बता रहे हैं। दूसरा ये है कि मधुकर वर्मा आखिरी महापौर कांग्रेस के रहे, उसके पहले भी भाजपा के रहे हैं जी। तो ये इनडायरेक्ट चुनाव होते थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। बिल्कुल। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस नियम को बदला था कि हम जो है वो उसमें पार्षद ही चयन करेंगे। बिल्कुल। फिर सरकार चली गई, सरकार बीजेपी की बन गई, फिर ताबड़तोड़ उस नियम को फिर से वो अध्यादेश को लाना पड़ा उनको, और वो बदलना पड़ा कि नियम की भाई तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो मधुकर वर्मा एक एक्सीडेंटल महापौर थे जी, इंदौर के। बिल्कुल। क्योंकि पार्षद ही सारे चुने गए थे और वो पार्षद सारे फ्री फॉर ऑल पे लड़े थे, ना कि वो पार्टी के सिंबल पे लड़े थे। अब चूंकि महापौर पिछड़े वर्ग से होना था तो भारतीय जनता पार्टी ने मधु वर्मा, वरिष्ठ नेता है, मधु वर्मा जी का नाम आगे बढ़ा दिया, कांग्रेस ने मधुकर वर्मा जी का नाम आगे बढ़ा दिया। पार्षद चूंकि दोनों के बराबर थे जी, तो बड़ा उठापटक का दौर था वो। और रमेश गागरे चूंकि एक निर्दलीय जीत के आए थे, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में थे वो, पार्टी ने उनको, कांग्रेस ने चूंकि कांग्रेसी मानसिकता के वो थे तो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान था, तो एक बड़ी सौदेबाजी की भाई उप महापौर या सभापति बना के उनको उपकृत कर दिया जाए। बड़ा एक गंदा कलंक भी इंदौर के ऊपर लगा कि वो उस महापौर परिषद की पहली बैठक के अंदर लाद भूसे चल गए, महिला पार्षदों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी हुआ। तो ये कलंक भी नगर निगम के इतिहास पर लगा है। और 20 साल से डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम नगर निगम पर लहरा रहा है। सतना से एक रुझान ले लेते हैं। सतना से एक बड़ा रुझान सामने आ रहा है, जहां सतना में भाजपा की बड़ी जीत देखने के लिए मिली है। सतना से रुझान पर नजर डालते हैं, जहां सतना जीत देखने को मिली है। निकाय चुनाव में भाजपा ने अपना दम दिखाया है।
जी हां, सतना से इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बात कर रहे हैं, जहां सतना में भाजपा को मिली बड़ी जीत। निकाय चुनाव में भाजपा ने अपना दम दिखाया। भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकर विजयी हुए हैं। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, जहां भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकर विजयी हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को पराजित किया गया है। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रुझान सतना से, सतना में भाजपा की बड़ी जीत। वापस लौटते हैं, सतना से भी एक बड़ा खबर है वो सामने आ गई है। सतना की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है जी, क्योंकि सतना में कांग्रेस ने जिस तरीके से सतना, रीवा, जबलपुर जी, सिंगरौली, ये एक ऐसा बेल्ट बना हुआ है जहां पर छत्रपों की राजनीति है जी, जी, कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं। सतना में पहली बार कांग्रेस ने सारे विवादों को, सारे अंतर विरोधों को, मतभेदों को दूर करके अजय सिंह हो या दूसरे वरिष्ठ नेता हो, अपने विवेक तनखा साहब उसको समन्वय कर रहे थे जी, और उनने काफी प्रयास करके वरिष्ठ नेताओं को एकजुट कर लिया था जी। और कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा सतना में। और इसके ट्रेंड्स भी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे उसमें आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी लास्ट मोमेंट पे इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज जी को है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और सांसद गणेश सिंह और लोगों को, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को न केवल उत्साहित किया, उनको बहुत मोटिवेट करके और उनको फिर से पार्टी और संगठन के लिए काम में लगाया। और ये जीत जो है वो निश्चित रूप से संगठन की मेहनत की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। ये बहुत उत्साहित करने वाली है भाजपा को। जी, अब अगला जो खबर है वो बुरहानपुर से है। बुरहानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगम चुनाव में भाजपा की जीत सामने आ रही है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बुरहानपुर में निगम चुनाव में भाजपा की जीत, जहां महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल ने 588 मतों से विजयी हुई है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां निगम चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत सामने आई है, जहां महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी महापौर शहनाज अंसारी को हराया गया है। भाजपा में जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। साथ ही एक बड़ी खबर, जहां निगम चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत सामने आई। तो बुरहानपुर में भी अब पूरी तरह से स्थिति साफ हो चुकी है। बुरहानपुर मतलब कहते बिल्ली के भाग से छीका फूट गया जी। ये 588 मतों से जीत, अब जीत तो जीत होती है और हार होती है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का जश्न मना रही है और उसको मनाना भी चाहिए जी, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़े राजनीतिक परिवार को चुनौती दी है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी के पुरानी परिषद भी उनकी थी, सांसद वहां से हैं, तमाम सारे नेता हैं, एक माहौल भाजपा का बना हुआ है। चूंकि बोला जाता है कि बुरहानपुर जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादा है, वहां पर मतदाता जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनका बाहुल्य है जी। उस बावजूद उसके जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, ये शुरुआत में तो कांग्रेस के पक्ष में ही जाता दिख रहा था। शुरुआती ट्रेंड में शहनाज अंसारी जी काफी समय तक कई चरण में आगे भी रही और माधुरी पटेल, चूंकि मधुभाई पटेल वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़े पुराना परिवार है और किसी दौर में कांग्रेस से नाता रखा करते थे, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहे हैं वहाँ पर। और एक अच्छा चुनाव था और काफी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था, जिसे भारतीय जनता पार्टी
कोई बिल्कुल। 588 पौने 600 वोट से वो जीतने में सफल रही। तो ये भी एक भाजपा की बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। मानी जाएगी। कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो हम लोग तर्क वितर्क सब चलते रहेंगे, लेकिन आप पार्टी ने इस बार बड़ा मन बनाया है, जहां पर आप पार्टी ने अपने कई कैंडिडेट जो हैं वो आपका आना जी एक खतरे की घंटी है कांग्रेस और भाजपा के लिए। आप पार्टी सिंगरौली से आई है, सिंगरौली, सतना, रीवा, जबलपुर, ये रीवा संभाग का एक अच्छा खूबसूरत सा सिंगरौली इलाका है जी। मैं आपको बता दूं, मतलब इतिहास पुराना ये है, बीते जो मैंने चुनाव कवर किए हैं और जो जी। चुनाव एनालिसिस किया है उसका मध्य प्रदेश में हमेशा से कोई तीसरा मोर्चा पैर नहीं जमा पाया। कांग्रेस और भाजपा रही है। कुछ भी अगर आहट हुई है तो वो बुंदेलखंड महाकौशल और इसी क्षेत्रों से होती है कि जैसे जय आदिवासी शक्ति संगठन जो है जैस जी, इसका नेशनल जैस का उदय भी उसी क्षेत्र से हुआ था। बिल्कुल। और आते आते वो मालवा निमाड़ तक आ गए। जैस अब यहाँ पर भी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसकी भी जो है वो जमीन जो है वो यही एक बेल्ट है। बिल्कुल। तो कहीं कोई तीसरी आवाज उठती है तो उसका बेस जो है वो ये रहता है। बसपा ने भी अगर अपने पैर जमाए हैं और मध्य प्रदेश के विधानसभा के पिछले 4-5 चुनाव का अगर वो देखें तो बसपा का एक वोट बैंक फिक्स है कि उनको कम से कम 5.5-6% वोट मिलता ही है जी। तो ये बेस भी रीवा और सतना क्षेत्र से ही बना था। बराबर। तो आप पार्टी का आगमन भी सिंगरौली से हुआ, रीवा संभाग से हुआ है। तो ये खतरा जो है, और एक ही मीटिंग करी है अरविंद केजरीवाल जी ने आके वहां पर जी। और अगर एक मीटिंग करने के बाद अगर जनता उनको समर्थन दे रही है तो ये तो दोनों पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अब ये और जनता को एक तीसरा ऑप्शन मिलने जा रहा है। अच्छा, कल ही इस बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रेवड़ी बांटने वाले या रेवड़ी खोर भी उन्होंने कहा है। तो शब्दों का चयन बड़ा उत्तम रहा है उनका हमेशा से ही। ये रेवड़ी खोर का मतलब ये सीधे एक निशाना है परिवारवाद के ऊपर, या जो वो चूंकि वो एक परियोजना का शुभारंभ करने गए थे तो कि रेवड़ियों की तरह, तो उनका एक अंदेशा ये था कि मैं परिवारवाद के भी खिलाफ हूँ और जो ठेके या टेंडर वगैरह जो होते हैं तो वो अपनों को उपकृत करने के हिसाब से जो दे दिए जाते हैं तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मतलब मैं एक सुशासन में विश्वास रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेरे विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों से मैं चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो आप पार्टी का मुफ्त वाला एजेंडा है वो पंजाब में भी और दिल्ली में तो काम कर ही चुका है, लेकिन पंजाब में इसका ज्यादा देखने को मिला। तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस मुफ्त वाले एजेंडे पर अब मुफ्त वाले एजेंडे पे तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी भी रही, कांग्रेस भी रही है। आप पार्टी कोई नया नहीं कर रही है। आप पार्टी भी वही पैटर्न अपना रही है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनाया। जी। 1 रुपए किलो अनाज देना या 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे देना या कर्ज माफी कर देना, तो ये सारी चीजें उसी श्रेणी में आती है कि मतदाताओं को लुभाने का एक वो है। अब ये तो सब पार्टियों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि आप मुफ्तखोरी बढ़ा रहे हो। नरेंद्र मोदी जी का भी जो कहना है वो कहना एक अलग हो गया है जी। रेवड़ियां तो उनके राज्यों में भी बट रही हैं। बिल्कुल बराबर। इंदौर से एक रुझान ले लेते हैं तो इंदौर निगम चुनाव के लेकर इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर निगम चुनाव में भाजपा महापौर प्रत्याशी 21,563 मतों से आगे चल रहे हैं। इंदौर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां भाजपा महापौर प्रत्याशी 21,563 मतों से आगे हैं। वहीं पुष्यमित्र भार्गव ने संजय शुक्ला पर बढ़त बनाई है। आपको बता दें कि अब तक 1,04,458 वोट उन्हें मिले हैं और संजय शुक्ला को 82,895 वोट मिले हैं। इंदौर नगर निगम चुनाव की बड़ी खबर है जहां भाजपा महापौर प्रत्याशी 21,563 मतों से आगे चल रहे हैं। मतों की संख्या अब बढ़ती जा रही है यहाँ पर।
हाँ, ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चौथे या तीसरे चौथे चरण की गणना होगी जी। और 21,563 मतों से आगे होना मतलब कि सारे ही अब तक के जितनी भी काउंटिंग के ट्रेंड्स हैं उसमें सब में पुष्यमित्र भार्गव जी बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार ये बढ़त बढ़ती जा रही है। तो जो चुनाव जिस पैटर्न पे या जिस थीम पे जिसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो कांग्रेस खेमे की तरफ से एक तो नगर निगम को टारगेट करके लिखा गया था जी। कि पीली गैंग, और दूसरा मुद्दे को पकड़ने का काम संजय शुक्ला जी की टीम ने किया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी सजगता से और बहुत कुशलता के साथ में उन्होंने उनकी टीम ने काम किया जी। कि कैलाश जी ने जैसे उनको कह दिया बच्चा, तो वो बच्चा बन के चुनाव लड़े कि इंदौर का बच्चा। और फिर नगर निगम पे उन्होंने अटैक शुरू किए कि नगर निगम की पीली गेंद, तो एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदौर का एक बड़ा वर्ग जो है वो नगर निगम की जातियों का शिकार रहा है और दूसरा वर्ग जो है वो जातियों का शिकार ना रहा तो वो टैक्सों से पीड़ित रहा है। बिल्कुल। तो वो पीली गेंद वो भी एक असर करा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्याशी पे सीधा अटैक करना जी। वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को रास नहीं आया, क्योंकि प्रत्याशी जो है प्रत्याशी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। वो तो एक अच्छे अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे के और वो चुनाव मैदान में आए। सहज है, सरल है, सौम्य है, बात अच्छी करते हैं, शब्दों का चयन उनका अच्छा है जी। तो एक बड़ा तबका उनको पसंद कर रहा था, एलिट क्लास का वर्ग जो है वो उनको पसंद कर रहा था। दूसरा वो कि उन्हें वो जो वर्ग था जो उनको पसंद कर रहा था वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहा था। इस ट्रेंड से ये लगता है कि वो वर्ग जो है वो बहुत हद तक सफल भी रहा और भारतीय जनता पार्टी, और इसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की इसमें बड़ी भूमिका रही है कि उन्होंने तमाम नेताओं को लास्ट मोमेंट पे एकजुट किया और उस भारतीय जनता पार्टी की ये जो राह आज दिख रही है उनको थोड़ी सी आसान होती हुई जी, वो इस राह के ऊपर लेके आए जी। चेहरे की एक बात की जा रही थी कि नया चेहरा है। बात करूं अगर मैं पुष्यमित्र भार्गव को लेकर, एक बार बार कहा जा रहा था कि नया चेहरा है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाजपा हमेशा एक आदर्शवादी पार्टी रही है जिसमें सारी चीजें हैं वो आला कमान तय करता है, तो कहीं ना कहीं से खबरें आ रही थी कि किस हिसाब से, क्योंकि वहां पर प्रत्याशी की लाइन कई बड़े नाम थे, करीब आधा दर्जन नाम इंदौर से महापौर पद की दौड़ में थे। बिल्कुल। और नेताओं की नाराजगी का बड़ा कारण भी ये रहा है। और नया चेहरा इसलिए संगठन के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं पुष्यमित्र जी को, क्योंकि पुष्यमित्र जी का जो पृष्ठभूमि है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रही है जी। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जब विद्यार्थी परिषद के प्रभारी हुआ करते थे और एक लंबे समय में उन्होंने कई नेताओं को तराशा और कई कार्यकर्ता तैयार किए हैं, उनमें पुष्यमित्र भार्गव भी एक नाम है। बिल्कुल। तो अब जैसे कांग्रेस की तरफ से एक बार बार अटैक हो रहा था कि ये जनहित के मुद्दों पर अतिरिक्त महाधिवक्ता होने के नाते कोर्ट में झूठी जानकारियां या गलत जानकारियां प्रेषित कर रहे थे और सरकार का पक्ष रख रहे थे और जनता का पक्ष नहीं रख रहे थे, तो ये प्रोफेशन है उनका। बिल्कुल। वो अपना एक जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं जी। तो ये बात जनता के गले नहीं उतरी। पीली गैंग की बात है, अत्याचार की बात है, नगर निगम के टैक्सेशन की बात है, तो ये ठीक बात है। मुद्दे वो जो मुद्दे जनता एक्सेप्ट करेगी, सीधा संदेशा ये है कि जनता ने उन मुद्दों को एक्सेप्ट किया जो उनसे सरोकार रखते थे, उन मुद्दों को छोड़ दिया जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं था। बराबर। अब बात की जाए, काफी लंबे समय से आप चुनाव का एनालिसिस करते आए हैं, क्या कुछ डिफरेंस है इस बार चुनाव में और क्या कुछ डिफरेंस पहले चुनाव को लेकर होता था, और ये चुनाव कैसे विधानसभा के लिए एक बड़ा, ये विधानसभा चुनाव के पहले का एक ट्रायल है जिसको ट्रायल के लिए अपन सेमीफाइनल भी बोल सकते हैं इसको, कि आत्ममंथन और आत्मचिंतन का चुनाव है जी। ये आत्ममंथन वार रूम में बैठकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी अपनी टीम के साथ कर रहे होंगे,
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज जी भी वार रूम के अंदर अपनी टीम के साथ बैठकर चिंतन मंथन कर रहे होंगे। बुरहानपुर की 588 वोटों की जीत पे चर्चा हो रही होगी, चिंता हो रही होगी कि बाल बच गए, हाथ से सीट फिसलने से बच गई। और इंदौर जैसे शहर में या जबलपुर में या भोपाल में मुख्यमंत्री जी को नामांकन दाखिल कराने से लेकर रोड शो तक करना पड़ा, तो यहाँ के नेताओं की प्रासंगिकता के ऊपर भी बात होगी, यहाँ के नेताओं की कार्य क्षमता पे बात होगी और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा के संबंध में भी चर्चा होगी। तो बहुत आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का चुनाव है। अब अकेले संजय शुक्ला जी की भी बात कर लें तो अगर उनको 1.5 साल पहले अगर पार्टी ने नामांकित कर दिया था तो 1.5 साल का वक्त बहुत होता है, कई दौर वो घूम लेते। और उनका एक अच्छा वो भी था कि उन्होंने धार्मिक यात्राएं भी कराई, कई भंडारे भी हुए और कोविड पीरियड में भी उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय था। फिर भी कहीं ना कहीं वो चूक गए हैं, कुछ चूक उनसे हुई है, वो उनके चिंतन का विषय है और निश्चित रूप से वो पार्टी उस संबंध में भी देखेगी। ग्वालियर में कहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई, इस पे गहन चिंतन चलेगा। तो रात होते होते बहुत सारी चीजें चेंज होगी और आने के बाद में और परिणाम कुछ भी हो, एक कार्यकर्ताओं की उदासीनता भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी है, ये बात अब संगठन को मानना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मतगणना के रुझान आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।